हेलो दोस्तों, मैं हूं संदीप सिंह। आप सभी का 3G इंस्टीट्यूट में स्वागत करते हैं। दोस्तों, हम बात कर रहे थे लक्ष्मीकांत के पॉलिटी के माइंड मैप के बारे में। तो माइंड मैप के अगली कड़ी में हम लेकर आए हैं आपसे आज संवैधानिक निकाय, जो हमने बताया था कि एम लक्ष्मीकांत जी ने इसको 7वें भाग में रखा था, संवैधानिक निकाय। तो संवैधानिक निकाय में हमने आपसे बात किया था वित्त आयोग, और इसके पहले जीएसटी, और उसके पहले बात किया था वित्त संवैधानिक निकाय में क्या, संघ लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग। इस प्रकार से हमने बात किया था आपसे, और उसके बाद बात किया था वित्त आयोग, और उसके बाद में जीएसटी परिषद। और आज हम आपसे बात करते हैं संवैधानिक निकाय के कुछ ऐसे आयोगों के बारे में जिनको संविधान में दर्जा दिया गया था। पहले ही क्या था कि अनुसूचित एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग, अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग का गठन किया गया था। संविधान में इसको रखा गया था, अनुच्छेद 338 के तहत रखा गया था। तो इस पर आज हम माइंड मैप के माध्यम से चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से अनुसूचित और अनुसूचित जनजातियों का आयोग का उदय हुआ, और उसका पृथक आयोग कैसे बना, और तथा इसके बाद में आयोग के कार्य क्या थे, और आयोग की शक्तियां क्या हैं, आयोग की शक्तियां क्या हैं, और आयोग का प्रतिवेदन क्या होता है, आयोग प्रतिवेदन किसको देता है। अगर आयोग कोई समीक्षा करती है, आयोग किसी क्षेत्र को अनुसूचित जनजाति क्षेत्र घोषित करती है, तो वो किसको प्रतिवेदन देगी, तो उस पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं कि ये अपना प्रतिवेदन राष्ट्रपति को देगी, तथा राष्ट्रपति उसको संसद के दोनों सदनों पर रखेगा। तो इस प्रकार से हम लोग इसका माइंड में बनाएंगे, आयोग का उदय, पृथक्करण, और उसका आयोग के कार्य, आयोग की शक्तियां, और आयोग प्रतिवेदन। तो नेक्स्ट स्लाइड में बढ़ते हैं और इसमें देखते हैं कि किस प्रकार से मूल संविधान में इसको रखा गया। तो हम बात करते हैं कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों को हमारे मूल संविधान में रखा गया अनुच्छेद 338 के तहत। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति का उपबंध किया गया है। पहले से ही संविधान में ही एक अधिकारी का उपबंध किया गया था, तो इसको बदलाव किया गया। फिर इसमें कुछ रिफॉर्म आए, जैसे ही संविधान बना उसके बाद कुछ समय बाद 1990 में रिफॉर्म किया गया, और 65वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए एक राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं राष्ट्रीय जनजाति आयोग, मतलब संयुक्त रूप से इसकी स्थापना की गई। कब? 65वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से अनुसूचित जाति एवं जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के बारे में एक संयुक्त आयोग की स्थापना की गई। और इसी संयुक्त आयोग की स्थापना की गई, तो इसमें क्या बताया गया कि 2003 में फिर क्या हुआ, इसमें संशोधन किया गया। 2003 में इसमें क्या किया गया, संशोधन किया गया। तो संशोधन क्या किया गया कि 89वां संविधान संशोधन किया गया, और राष्ट्रीय आयोगों का विभाजन किया गया। इनको दो अलग अलग आयोगों में विभाजित कर दिया गया, एक अनुसूचित जाति आयोग और एक अनुसूचित जनजाति आयोग। दो आयोगों में विभाजित कर दिया गया। एक सो अनुच्छेद 338 में रखा गया, और एक दूसरे को अनुच्छेद 338 का में रखा गया। इसमें दिख रहा है आपको कि 2030 में 89वां संविधान संशोधन राष्ट्रीय आयोग का दो भागों में विभाजन किया गया। पहला भाग किया अनुसूचित जाति आयोग अनुच्छेद 338 के तहत, दूसरा अनुसूचित जाति जनजाति आयोग अनुच्छेद 338 का, जिसको 338 ए भी बोलते हैं। इनको क्या किया गया, वर्ष 2004 में दोनों आयोग पृथक रूप से अस्तित्व में आ गए। अब नेक्स्ट में बात करते हैं कि इनका पृथक्करण तो हो गया, फिर इनका कैसे कार्य चला। तो कार्य जब चला तो इसका कार्य क्या होता है, तो इस पर हम बात कर लेते हैं कि जो अनुसूचित जाति आयोग है और अनुसूचित जनजाति आयोग है, तो इसमें क्या है कि यह स्वनियमन करता है। स्वनियमन कैसे करता है कि जो जनजातीय क्षेत्र होंगे, तो आयोग क्या करेगा कि आयोग को अपनी कार्यविधि को स्वयं विनियमित करने की शक्ति प्राप्त है। इस आयोग को स्वयं अपने कार्य को विनियमित कर सकती है, उसमें रिफॉर्म कर सकती है, कुछ जोड़ सकती है, कुछ घटा सकती है, और स्वयं कर सकती है, स्वनियमन कर सकती है। किसी विषय का अन्वेषण कर सकती है, और फिर उसी अन्वेषण को क्या, किसी परिवाद शिकायत की जांच भी कर सकती है। अगर आयोग में कार्य करने में कोई दिक्कत आती है तो उसको किसी परिवाद को क्या, शिकायत की जांच कर सकती है। और अंत में अगर ये इसके पास क्या होता है, जब जांच कर रही होती है, ये आयोग जब जांच कर रहा होता है, तो उस समय इसके पास दीवानी न्याय की शक्ति होती है। इसके पास क्या होती है, दीवानी न्याय की शक्ति होती है। तो इन कार्यों के दौरान आयोग को दीवानी सिविल न्यायालय के समान शक्तियां प्राप्त होती हैं। सिविल न्यायालय के समान इसमें दीवानी शक्तियां प्राप्त होती हैं। किसको? अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग को।
तो इसमें कुछ क्या है, संरक्षण एवं समीक्षा दी गई है, और शिकायतों की जांच कैसे करता है, शिकायतों की जांच और विकास एवं सलाह इसका कार्य होता है। तो जैसे संरक्षण एवं समीक्षा जब करता है तो SC/ST मतलब अनुसूचित जाति आयोग, अनुसूचित जनजाति आयोग के संवैधानिक संरक्षण से संबंधित सभी मामलों का निरीक्षण एवं अधीक्षण करना तथा उनके क्रियान्वयन की समीक्षा करना, उनके क्रियान्वयन की क्या करना, समीक्षा करना, और इसकी शिकायतों की जांच तो अधिकारों और रक्षोपायों से वंचित करने के संबंध में, किनको, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अधिकारों को रक्षोपायों से वंचित करने के संबंध में विनिर्दिष्ट शिकायतों की जांच करता है। क्या करता है, विनिर्दिष्ट शिकायतों की जांच करता है। और विकास एवं सलाह में क्या इसकी भूमिका होती है कि ये जो जाति अनुसूचित जाति आयोग, अनुसूचित जनजाति आयोग है, ये क्या करता है, अनुसूचित जातियों के सामाजिक और आर्थिक विकास की योजना क्रियाओं में भाग लेना और उन पर सलाह देना होता है। उन पर क्या करना होता है, सलाह देना होता है। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम कि आयोग किसको किसको अपनी प्रतिवेदन देता है। तो आयोग अपना प्रतिवेदन तैयार करता है। आयोग क्या करता है, अपना प्रतिवेदन तैयार करता है, और उस प्रतिवेदन को वार्षिक रूप से जब भी उचित समझे, आयोग प्रतिवेदन तैयार करता है, वार्षिक रूप से जब भी वह उचित समझे राष्ट्रपति को दे सकता है। और राष्ट्रपति क्या करता है, यह रिपोर्ट भारत के राष्ट्रपति को प्रस्तुत की जाती है, और फिर उसके बाद राष्ट्रपति क्या करता है कि संसद के समक्ष प्रस्तुत करता है। तो राष्ट्रपति ऐसी सभी रिपोर्टों को संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाते हैं, और फिर उसके बाद में उस पर विचार होता है और उस पर क्रियान्वयन होता है और लागू हो जाता है। तो इस प्रकार त्वरित हम रिवीजन इसका करते हैं कि किस प्रकार से इसमें ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या थी आयोग की। तो त्वरित पुनरावृत्ति राष्ट्रीय आयोग की किस प्रकार से थी, तो इसकी ऐतिहासिक विकास कैसे हुआ कि ऐतिहासिक विकास, पहली बात तो ये एक संवैधानिक निकाय है। तो इस संवैधानिक निकाय को कहने का तात्पर्य कि संविधान में रखा गया होगा, तभी तो संवैधानिक निकाय है। तो इसको अनुच्छेद 338 में केवल विशेष अधिकारी ही इसको होता है, इसमें अनुच्छेद 338 में। फिर इसको क्या किया गया, रिफॉर्म किया गया। इसमें 65वें संविधान संशोधन में इसको क्या किया गया, संयुक्त आयोग स्थापित किया गया, संयुक्त आयोग स्थापित किया गया। और फिर उसके बाद में 89वां संविधान संशोधन आया, 89वां संविधान संशोधन आया और आयोग का विभाजन हो गया। क्या, SC अलग हो गया, ST अलग हो गया। तो उसके बाद में क्या होता है कि वर्तमान संवैधानिक स्थिति जो बनी, वर्तमान जो संवैधानिक स्थिति बनी, तो अनुच्छेद 338 SC आयोग बना, और अनुच्छेद 338 का हमने बताया था कि दो विभाजन हुआ था 2003 में 89वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत। दो SC और ST बन गए, एक 338 अनुच्छेद में, एक 338 का। तो 338 का अर्थात 338A ST आयोग दो आयोगों में विभक्त हो गया। और मुख्य शक्तियां जो थी, कार्यविधि का स्वनियमन, इसकी मुख्य शक्तियां क्या है दोनों की, ये करते क्या है, तो ये क्या कार्य करते हैं कि कार्यविधि का स्वनियमन करते हैं। एवं जब इनको ये शिकायत की जांच कर रहे होते हैं उस समय इनके पास दीवानी सिविल न्याय की शक्ति होती है। क्या होती है, सिविल और दीवानी न्याय की शक्ति होती है। और प्रतिवेदन का क्या महत्व होता है कि क्या करता है, ये प्रतिवेदन भी देता है। तो प्रतिवेदन में आयोग राष्ट्रपति को देता है, राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों पर इसको रखता है। इस प्रकार से इसका पूर्ण था, इस प्रकार पुनरावृत्ति का था। तो इस प्रकार से हमने बात की SC और ST आयोग पर, और नेक्स्ट वीडियो में OBC लेकर के आएंगे, अन्य पिछड़ा वर्ग लेकर आएंगे, आयोग आएंगे, और CJ लेकर आएंगे, भारत के महानियंत्रक परिषद लेकर आएंगे, परीक्षक नियंत्रक परीक्षक लेकर आएंगे, और उसके बाद वे भारत के महान न्यायवादी लेकर आएंगे। तो इस प्रकार से हमारा संवैधानिक निकाय का जो बॉडी है 7वां भाग वो कंप्लीट हो जाएगा, और फिर नेक्स्ट 8वें भाग पर हम पहुंचेंगे। तब तक के लिए विदा दीजिए। जय हिंद, जय भारत, एंड लेट्स क्रैक इट। और ऐसे ही मस्त से पढ़ते रहिए और इसको माइंड मैप के थ्रू याद करते रहिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।